गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे सजीव प्रसारण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सजीव प्रसारण में मैं आपके साथ डॉक्टर पी.के. चौहान, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर योग एंड नेचुरोपैथी, और पीएम ई विद्या चैनल पर यह हमारा कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सप्ताह में 2 दिन व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है, ताकि एनआईएस के देश भर में चल रहे व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को एकेडमिक सपोर्ट मिल सके और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उनको ठीक से पढ़ाई करने को मिल सके, प्रशिक्षण मिल सके। तो आज के कार्यक्रम में हमारे इस जो हम लेके आए हैं आपके लिए टॉपिक, वो है योग का इतिहास। इससे पहले हमने योग का अर्थ, योग की परिभाषा और योग के स्वरूप पर कल आपके साथ चर्चा की थी। और योग का इतिहास, कब योग हमारे सामने आया और योग का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जो योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के हमारे एनआईएस के लर्नर्स हैं, उन सभी के लिए, और हेलो 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 सर, नमस्ते। जी नमस्ते, थोड़ा सा तेज बोलेंगे। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर, मैं योगा टीचर टेक्निक की तरफ से जयश्री बोल रही हूँ। मेरा एवीए नंबर है 710408 है। जी सर, हाँ जी सर, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि हम जब त्राटक क्रिया करते हैं तो हमें किस प्रकार से करना चाहिए और कितनी देर तक, और जैसे हम एकाग्र कर करते हैं मोमबत्ती से, तो कैसे करना चाहिए, कब तक? आपका एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे। सर, हमें त्राटक क्रिया कैसे करनी चाहिए, मैंने आपसे ये पूछा है। त्राटक क्रिया? हाँ जी सर। अच्छा, तो त्राटक क्रिया के विषय में हम आपको जब ये कार्यक्रम प्रैक्टिकल अभ्यास वाला होगा, ट्रेनिंग वाला, उस दिन हम आपको त्राटक क्रिया के बारे में डिटेल में बताएंगे। संक्षिप्त में हम इतना बता देते हैं कि त्राटक क्रिया में आप केवल एक जो आप मोमबत्ती ले सकते हैं और आप पद्मासन या सुखासन में बैठ कर के आप उस मोमबत्ती को इस तरह से रखिए कि आपके आंखों के सामने समांतर रहे, जलती हुई मोमबत्ती होनी चाहिए। लगभग 1.5 फुट की दूरी रखिए लगभग, और लगातार एक ही बिना पलक झपके, यानी उसको निरंतर आपको देखते रहना है। आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं तो ये करीबन 3 से 4-5 मिनट की क्रिया आप कर सकते हैं, और इससे निरंतर करने से बहुत सारे फायदे हैं। तो डिटेल में हम फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है? ओके। ये अभी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे, एनआईएस के लर्नर थे, इन्होंने क्वेश्चन पूछा त्राटक क्रिया के लिए। तो प्रैक्टिकल अभ्यास का जब कार्यक्रम होगा तो हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। आज हमारा प्रोग्राम, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, कि लाइव प्रोग्राम है ये, और लाइव में आप हमसे सीधे जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसके रिलेवेंट आप जो प्रश्न हैं वो पूछेंगे, तो आपके लिए उसका प्रॉपर लाभ मिलेगा। एक एक करके आप प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001802543। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, टोल फ्री नंबर हमारा 18001802543। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आज अपने टॉपिक पर, योग का इतिहास। तो योग के इतिहास की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि योग प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। ये बात क्यों आई? प्राचीन काल से ही जब योग को हमारे साथ रहने की बात है, तो इससे स्पष्ट होता है कि योग पहले से ही हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मौजूद है। उसकी जो उपस्थिति है, यदि हम उसको गहनता से विचार करें, हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यक्रमों पर विचार करें,
तो हमें पता लगेगा कि योग वास्तव में हम प्रतिदिन कर रहे हैं। और एक बात और है कि योग के बारे में आप केवल इतना नहीं समझना कि केवल हम योग आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं तभी योग होगा, षटकर्म की क्रिया कर रहे हैं तभी योग होगा। योग जैसा कि कल मैंने आपको परिभाषा में ही बताया था कि मन का, हमारे साथ कोई कॉलर जुड़े हैं, अभी हम उनसे एक बार उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? लगता है कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलिए, हेलो, तो कहने का तात्पर्य है कि योग का जो वास्तविक संदर्भ यदि हम समझें, कल भी हमने आपको बताया था कि मिलना, जुड़ना, जोड़ना, ये सामान्य अर्थ योग के हैं। और यदि वास्तव में हम देखें तो आपका योगमय जीवन, मन शांत, विचार सुंदर, आचरण सुंदर, व्यवहार अच्छा, मृदु भाषा, अहिंसावादी, सत्यवादी और ये तमाम दुनिया भर के जितने भी ये इस तरह के जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, ये सब योग के माध्यम से हमारे अंदर समाहित होते हैं। तो ये सब हम सब में मिलता है ना, मिलता है ना। आप लोग बहुत ही सुंदर, सुशील विचार वाले, अच्छे व्यवहार वाले हैं, मृदुभाषी हैं, हंस कर के बात करते हैं, हैं? तो यही जो है योग के लक्षण भी हैं। तो और भी कई परिभाषाएं हैं। स्वयं को जानना योग है। तो बाकी तो कभी फिर आगे बात होगी तो बाकी और परिभाषाओं पर भी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। आज हम योग के इतिहास की चूंकि बात कर रहे हैं तो योग के इतिहास में आया कि प्राचीन काल से ही योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और योग हमारे जीवन के साथ जुड़ा है। ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट, जब आप प्रातःकाल जल्दी जगते हैं ना, जल्दी, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जगते हैं प्रातःकालीन, यानी ब्रह्म मुहूर्त में भी जगते हैं, कुछ सूर्योदय के समय जगते हैं। फिर अभी हमारे साथ कोई कॉलर जुड़े हैं। हेलो 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 सर, नमस्ते। जी नमस्ते, आपका नाम बताएंगे? सर मेरा नाम शीतल है। शीतल, अच्छा जी शीतल जी, हाँ बताइए। ज्ञान इंस्टीट्यूट पकड़ना से बोल रहे हैं, ABI 710। अच्छा बताइए, क्या प्रश्न है आपका? सर हम जो ये योगा कोर्स कर रहे हैं, इसका हमें फ्यूचर में भी कुछ प्रॉफिट होगा क्या? योगा कोर्स कर रहे हैं उसका फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट होगा क्या सर? नहीं, आपका प्रश्न क्लियर नहीं है, अभी समझ नहीं आ रहा, दोबारा से बताइए। मैं ये बोल रही हूँ, जो हम ये कोर्स कर रहे हैं योगा वाला, इसका कोई फ्यूचर में भी प्रॉफिट होगा हमें? हाँ शीतल जी, बिल्कुल फ्यूचर में इसका उपयोग होगा और आप बेहतर योग टीचर बनेंगे, योग इंस्ट्रक्टर बनेंगे। गवर्नमेंट भी इस तरफ कुछ योग शिक्षक प्रशिक्षकों की भर्ती कर रही है, धीरे धीरे करके सारे डिस्ट्रिक्ट्स में योग के इंस्ट्रक्टर लिए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर। हाँ हाँ हाँ, तो अभी तो योग के इतिहास की बात कर लें जरा, आप देखिए इसको, फिर कोई क्वेश्चन हो तब बताइए आप। ठीक है, तो योग में हम कह रहे थे कि हमारे जीवन में योग जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कैसे, इसके बारे में हम जाने। देखिए, प्रातःकाल आप सब लोग जगते हैं, हम देखें प्रातःकाल हम सभी लोग समय से जगते हैं। कम लोग हैं ऐसे वैसे लेट जगने वाले, लेकिन अधिकांशतः लोग जो हैं वो समय से जगते हैं प्रातःकाल। इसके बाद क्या करते हैं, अधिकांशतः लोग बिस्तर पर जब आँख खोलते हैं तो ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर को नमन करते हैं। ठीक है, सेकंड, थर्ड, भू नमन। ये भू नमन क्या है? भू नमन है पृथ्वी को नमन करते हैं। जब हम अपने बिस्तर को छोड़ कर के पृथ्वी पर पहला कदम रखते हैं तो हम पृथ्वी को नमन करते हैं, भू नमन इसको कहते हैं। इसके पश्चात क्या करते हैं, हम ऊषापान करते हैं। ऊषापान,
ऊषापान का मतलब क्या है? ऊषापान का मतलब है प्रातः जगने के बाद में जब आप उठ कर के चलें तो सबसे पहले 1 गिलास से लेकर के 4 गिलास तक, और जो आपकी कैपेसिटी है लगभग तांबे में रखा हुआ, तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल, उसका आप इस्तेमाल करें। तो कुछ लोग 1 गिलास पीते हैं, कुछ लोग 2 गिलास पीते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार पीते हैं। लगभग 4 गिलास तो कम से कम पी लेना चाहिए। कब्ज जितनी भी होती है, पेट से संबंधित जितनी प्रॉब्लम होती हैं, तो वो सब जो है इससे दूर हो जाती हैं। बहुत ही अच्छा बताया जाता है। और ठंड के दिनों में खासतौर से गर्म गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो ऊषापान बहुत सारे लोग करते हैं। यह पहले सब हमारे जो बड़े बुजुर्ग पूर्वज थे, उनका नियमित जीवन शैली ही इस तरह का रहा है। जो अभी आप देख रहे हैं ये सारे लक्षण उनमें पाए जाते थे, अभी थोड़ा सा कम हो रहे हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? ऊषापान करने के बाद में थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद में फिर टहलने जाते हैं या फिर व्यायाम कर लेते हैं कोई ना कोई। व्यायाम में कुछ एक्सरसाइज, योग आदि कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? स्नान ध्यान करने के बाद जलपान कर लेते हैं, भोजन की व्यवस्था, यानी थोड़ा बहुत भोजन ले लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? देखिए, ये इसके बाद अपने जो कार्य है, व्यवसाय है, उसमें लग जाते हैं। ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, या जहाँ भी आपका बिजनेस है वहाँ जाना है, नित्य प्रतिदिन उस कार्य में लगे रहते हैं। फिर क्या करते हैं? पूरी मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, और उस मेहनत से क्या करते हैं? लगन, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से पूरा काम करते हैं पूरे दिन, फुल डे। और फिर अपने व्यवहार में सत्य और मृदुभाषी हम होते हैं। सत्य और मृदुभाषी, अहिंसा का पालन करते हैं, सदाचारी हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सारे आचरण, गुण, लक्षण, ये सब बड़े बड़े महान पुरुषों में रहे हैं। और ये सब लक्षण ये बताते हैं कि यदि ये किसी में भी हैं तो वो वास्तव में जो जीवन जी रहा है वो योग का जीवन जी रहा है, योगमय वो है। ऐसा नहीं है कि केवल यदि हम ये कहें कि नहीं योगासन हम कर रहे हैं तभी हम योगी होंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप प्रॉपर तरीके से ये जितने लक्षण अभी हमने बताए थे, आप देखिए जितने भी सभी महान पुरुष हुए हैं बड़े, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे आपके महात्मा गौतम बुद्ध हों, महावीर जैन हों, बहुत सारे अरविंदो हों, अभी हाल फिलहाल के जितने भी हमारे नए योग गुरु हैं वो सब हों, उनके महान व्यक्तित्व में सारे लक्षण मिलेंगे आपको। और इसी आधार पर उनका जो जीवन कहलाता है वो योग में जीवन कहलाता है। ईमानदारी के साथ, पूरी सत्य निष्ठा के साथ, कर्म निष्ठा के साथ पूरा काम करते हैं, सदाचारी हैं, अच्छे व्यवहार करने वाले हैं, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, और वास्तव में जो उनका कर्तव्य बनता है अपने कर्म के क्षेत्र में उन कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो ये सारे लक्षण यदि हैं तो वो ऑटोमेटिकली योगमय हैं। तो हम कैसे नहीं कह सकते कि योग हमारे जीवन में नहीं है? ये तो हमें कहना पड़ेगा ना कि योग जो है वो हमारे जीवन में पहले से मौजूद है, समाहित है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि योग की शुरुआत कब हुई। ये तो हमने आपको ये बताया
कि भाई योग तो हमारे जीवन में है और हम सभी योगी हैं, योगमय जीवन जीते हैं। अब वो एक अलग बात है कि कभी मन कर रहा है तो हम खान पान में अपना नहीं, आज नहीं घर का खाना नहीं खाएंगे, आज हम सात्विक खाना नहीं खाएंगे, आज तो हम होटल से मंगा करके फास्ट फूड खाएंगे, पेप्सी पियेंगे, कोला पियेंगे, तमाम दुनिया भर के ड्रिंक्स पियेंगे, मैदा वाला जो आइटम है, फूड आइटम, चाहे वो छोले भटूरे की हम बात करें, चाहे फिर और चलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफली गरिष्ठ खाना कई बार हम लोग खा लेते हैं, चाहे वो किसी कारण भी खाएं। तो वो क्या है, वो रिप्लेसिंग हो रही है। जो योग का भोजन है उसके साथ रिप्लेसिंग कर रहे हैं लोग, इसलिए लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। सुबह समय से जगने की बजाय लेट उठ रहे हैं क्योंकि रात को लेट सो रहे हैं, तो उसमें भी दिनचर्या में चेंज कर रहे हैं। तो ये दिनचर्या में चेंज तो हम अपने स्वार्थवश कर रहे हैं, अन्यथा जो हमें जीवन मिला है और जो हमें अपने बड़ों से सीखने को मिला है वो तो ये सारे लक्षण हैं, तो जो ये बताते हैं कि हमारा जीवन योग में है और योग हमारी संस्कृति में समाहित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योग का इतिहास की यदि हम बात करते हैं तो योग का इतिहास वैसे तो बहुत पुराना है और निश्चित समय कोई योग का नहीं है। कोई भी निश्चित समय इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि सृष्टि का आरंभ हुआ तो वहां योग भी साथ ही आया। आदिकाल से योग चला आ रहा है, पुरातन काल से योग की जो परंपरा है वो चली आ रही है और ऐसा माना जाता है योग विद्या में जो शिव हैं, शिव जो है वो पहले योगी हैं। शिव पहले गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जिन्होंने योग का स्टार्टिंग की, योग की परंपरा की, और उन्होंने इस योग को सबसे पहले, चूंकि पार्वती जी को ये विद्या दी, उनको ये विद्या सिखाई, इसीलिए पार्वती प्रथम शिष्या मानी जाती हैं। और हठ योग में यही कहा जाता है कि आदि गुरु जो शिव हैं उनके ही माध्यम से मत्स्येंद्र नाथ से लेकर के नाथ जो संप्रदाय है वो वहाँ से शुरुआत हुई उसकी और पर्यंत वो चली आ रही है। नाथ समुदाय जो है, चाहे वो बाबा बालकनाथ हों, चाहे वो गुरु गोरखनाथ हों, ये सभी इसी इसके संप्रदाय के जो है वो संप्रदाय के योगी हैं, जो कि इस तरह से योग को लगातार चलाए हुए हैं और हठ योग की परंपरा जो है इनके द्वारा चल रही है, ऐसा माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब आदि गुरु शिव योग का प्रारंभ करके बताते हैं तो निश्चित रूप से योग भी आदि काल से ही चला आ रहा है। नेक्स्ट है प्राचीन वैदिक ग्रंथों में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि योग कहाँ मिलता है। प्राचीन वैदिक ग्रंथ जितने भी है, हमारे वेद, 4 वेद हमारे हैं। कोई कॉल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम जरा बात करते हैं इनसे। हेलो। हेलो। हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलना। हेलो सर, मेरा नाम ज्योति है। जी बताइए, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, ज्योति जी हाँ बताइए। जी सर, हमारा AVI नंबर है 1710 जी जी 408। अच्छा सर हम योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। अच्छा। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना है, महर्षि घरेंद्र के अनुसार जो षष्ठ कर्म की परिभाषा दी है उसका वर्णन किस प्रकार करना चाहिए? अच्छा अच्छा, तो आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या टॉपिक चल रहा है? सर अभी आप जो बता रहे थे सर, यहाँ ना नेटवर्क की तो प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो आवाज ना मेरे को आपकी कट कट के आ रही थी, थोड़ी आवाज आ रही थी, थोड़ी आपकी आवाज जा रही थी, इसलिए मेरे को ना सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था आपसे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो ज्योति जी, इस समय हम योग का इतिहास बता रहे हैं। हाँ जी, तो आप पहले हम योग का इतिहास की बात कर लें और फिर जो घरेंद्र ऋषि का जो ग्रंथ है और जो बात है वो यौगिक ग्रंथ का जब टॉपिक आएगा ना, हाँ जी, तब हम आपको डिटेल करेंगे। हाँ जी, ठीक है।
ठीक है सर। अभी आप योग का इतिहास, इस पे एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, लॉन्ग आंसर टाइप का, तो हाँ आप जी। इसको ठीक से समझिए और इसको देखिए, ठीक है। ओके सर। और फिर हम बताएंगे बाकी आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। थैंक यू। तो हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ जो हैं, सबसे प्राचीन काल से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है कि सबसे पुराने हमारे यदि ग्रंथ हैं कोई, तो वेद हैं, 4 वेद। इसमें ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है, और इन वेदों में योग का जगह जगह उल्लेख मिलता है। वेदों में योग है, उपनिषदों में योग है, हमारी जो दर्शन हैं उनमें भी योग के कई जगह उल्लेख मिलता है, और भी विभिन्न शास्त्र हैं जिसमें योग का उल्लेख मिलता है। तो वेद तो सबसे पुराने हैं, 4 वेद हमारे हैं, और सबसे पुराने ग्रंथों में यदि हम कहें तो सबसे पुराने हमारे वेद हैं। तो इन पुराने ग्रंथों में जो अगर प्राचीन काल से जो वेद जिनकी उत्पत्ति बहुत प्राचीन काल में हुई है, उनमें भी यदि योग का उल्लेख मिल रहा है, तो इससे स्पष्ट होता है कि योग जो है वो प्राचीन पुरातन काल से चला आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें उपनिषदों, वेदों, महाभारत और विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता में योग पर काफ़ी चर्चा की गई है। हम आपको बता रहे थे अभी कि वेदों के साथ साथ और भी कुछ ऐसे शास्त्र और ग्रंथ हैं जिनमें योग मिलता है। तो उपनिषदों में, ये तो हमने पहले ही बताया था, खैर महाभारत में भी और श्रीमद् भगवत गीता में भी। इसमें लिखा विशेष रूप से, आप देखें, विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता में योग पर काफी चर्चा की गई है। महाभारत में भी मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यदि हम देखें योग पर तो श्रीमद् भगवत गीता में मिलती है। ठीक से आप श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर लीजिए। जो अगर आपको योग को, उसके स्वरूप को सही रूप से जानना है, उसका भान करना है, तो श्रीमद् भगवत गीता को एक बार ठीक से पढ़ लीजिए। क्या बताया श्रीमद् भगवत गीता में? श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग, राजयोग आदि योगों पर चर्चा मिलती है, अद्भुत वर्णन मिलता है उनका। विशेष रूप से इन सब योग के विषय में एक प्रॉपर चर्चा वहाँ मिलती है, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस उपनिषद में, इस श्रीमद् भगवत गीता के ग्रंथ में योग की चर्चा की गई है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता में भी हमने देखा कि कई योग के जो है अलग अलग धारा, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो भक्ति की बात हो, या फिर कर्म की बात हो, इन सब पर जो है वो योग की चर्चा की गई है। इसके साथ ही यदि हम देखें तो और भी जो दर्शन हैं, दर्शन में आप कई दर्शन देख सकते हैं। बौद्ध दर्शन आप देख सकते हैं, जैन दर्शन आप देख सकते हैं। इन सब दर्शनों में भी योग की भारी चर्चा उसमें देखने को मिलती है। तो इनमें चर्चा में क्या है, विशेष रूप से इन सभी में योग पर चर्चा तो की गई है, लेकिन उपासना की जब बात आती है तो उसमें ध्यान के साथ उपासना की गई है, समाधि की ओर ले जाने की बात की गई है, ईश्वर का ध्यान करने के लिए योग की बात की गई है। इस तरह से इन ग्रंथों में भी योग की चर्चा मिलती है। बिल्कुल स्पष्ट होता है कि योग जो है प्राचीन काल से इन सभी माध्यमों से, जैसे कि वेदों से, उपनिषदों से, शास्त्रों, ग्रंथों, दर्शनों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति
में भी योग का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है और किस तरह से उसमें योग के बारे में कहा गया है, बिल्कुल स्पष्ट बताया जाता है कि योग को सबसे पहले किसने वर्णन किया, किसने योग की शुरुआत की। तो आइए हम आपको बताएं। इससे पहले एक छोटा सा यहाँ हम ब्रेक ले लेते हैं। हमारे ब्रेक का समय हो रहा है, आप लोग सब हमारे साथ बने रहिए और योग के इतिहास पर जो भी कुछ आप पूछना चाहें, जो जानकारी आप लेना चाहें, वो आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। इस ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं जी। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम एक बार पुनः आपका हमारे इस सजीव प्रसारण में बहुत बहुत स्वागत है।
और आप देख रहे हैं हमारा PM ई विद्या चैनल। साथ ही आप YouTube पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। NIS के YouTube पर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिसमें कि योग से संबंधित ये कार्यक्रम हमारा योग का इतिहास। योग का इतिहास का जो विषय है ये हमारे दोनों कोर्सेज़ में चूँकि कॉमन है। कल भी हमने यही बात बताई थी कि जो DNY का कोर्स है और पेपर है 811 कोड नंबर, तो इसमें भी योग का इतिहास एक कॉमन है। तो जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित जो डिप्लोमा कर रहे हमारे लर्नर्स हैं, उनके लिए भी ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल कॉमन है। और साथ में जो योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वाले और योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम वाले सभी के लिए ये जो टॉपिक है बिल्कुल कॉमन है। तो तीनों के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में अन्य लोग भी जुड़े हैं। मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, टोल फ्री नंबर है 1800-180-2543। तो आइए हम बात कर रहे थे योग के इतिहास की। और योग के इतिहास में हमने आप बता रहे थे कि याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या कहा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में उल्लेख मिलता है कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन। तात्पर्य यानी कि अर्थात सर्वप्रथम हिरण्यगर्भो यानी हिरण्यगर्भ ही योगस्य योग के प्रथम वक्ता हुए हैं। वक्ता नान्य पुरातना, प्रथम वक्ता जिन्होंने योग के विषय में सबसे पहली बार अपना भाषण दिया या योग के विषय में पूरी जानकारी दी, योग के विषय में बताया, वो जो वक्ता थे, प्रथम वक्ता, वो हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ ऋषि का उल्लेख यहाँ आता है, इतना याज्ञवल्क्य स्मृति में साक्ष्य मिल जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि योग को सबसे पहले यदि किसी ने बताया या जानकारी दी, जनाया, वो थे ऋषि हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन। याज्ञवल्क्य स्मृति में ये हमको मिलता है। इसी तरह से दूसरा साक्ष्य और कहाँ मिलता है? मिलता है महाभारत में। ऐसा महाभारत में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। किसमें कहा गया है? यहां तो बताया याज्ञवल्क्य स्मृति में, और दूसरा महाभारत में। महाभारत में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, कहा गया है कि सांख्यस्य वक्ता कपिल है, परम ऋषि स उच्यते। यानी सांख्य जो दर्शन है उसके वक्ता कपिल ऋषि हैं, और हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन। जो हिरण्यगर्भ हैं वो योग दर्शन के प्रथम वक्ता हैं, योग के प्रथम वक्ता कहे जाते हैं। ऐसा जो है महाभारत में भी आता है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट करता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि योग जो है वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, और हमारे तमाम ग्रंथों में इसका कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट आता है श्रीमद् भगवत गीता में। तो ये हमने आपको पहले ही बताया था कि श्रीमद् भगवत गीता में हमें बहुत सुंदर तरीके से बड़ा अद्भुत वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ जो वार्ता की है उस युद्ध के दौरान, और उसमें समझाया है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है तो योग ही ऐसा मार्गदर्शन देता है जिससे कि वह अपने सही स्वरूप में आ जाता है और सही मार्ग पर आ जाता है। उसमें उन्होंने ज्ञान योग की चर्चा की, ज्ञान योग, भक्ति योग की चर्चा की, कर्म योग के विषय में समझाया अर्जुन को, राजयोग के विषय में समझाया, संन्यास योग के विषय में बताया, और सबके विषय में बड़ी सुंदर और अद्भुत चर्चा की है। तो ये बहुत ही सुंदर उपनिषद है हमारा, और श्रीमद् भगवत गीता अच्छा ग्रंथ है। तो इसका इसलिए हमने कहा था कि इसको ठीक से आप पढ़ लें। अब बात आती है कि
इसका इतिहास में आप देखें, श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 4, आप चैप्टर नंबर 4 खोलिए, उसमें योग का इतिहास का स्पष्ट वर्णन मिलता है। क्या वर्णन है? वर्णन है उसमें कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस दिव्य योग के विषय में वर्णन करूंगा जो कि मैंने सूर्य को समझाया था। मैं उस योग आदि काल से जो योग चला आ रहा है, उस दिव्य योग की मैं बात करूंगा, उस दिव्य योग का वर्णन करूंगा जिसको मैंने सूर्य को कहा था। सूर्य ने उस योग को सुन करके अपने पुत्र से कहा, व्यवसत मनु जो उनके पुत्र थे उनको समझाया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को यही योग समझाया, और राजा इक्ष्वाकु से यही राजयोग बनकर के ऋषि मुनियों को चला गया। और इस तरह से पुरातन काल से योग विस्तार से फैलता चला गया। पूरे मानव जीवन में, सृष्टि में योग का संचार हो गया, लेकिन पृथ्वी पर इसका बीच में लुप्त भी हो गया। योग लोगों से थोड़ा दूर हुआ। तो यही कहा है कि मैं आज उस जो विलुप्त हो गया था योग को मैं पुनः तुमसे कहूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि ये मैं कैसे मान लूं कि आपने सूर्य से कहा था, क्योंकि सूर्य तो बहुत आदिकाल से चला आ रहा है, बहुत ही पुराना है, और हमारा और आपका तो जन्म अभी हाल का ही है। तब उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुमको नहीं पता, हे परम तप अर्जुन, तुम अपने पिछले जन्मों के विषय में नहीं जानते हो। मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, और मैं इस प्रकृति के जो महाभूत हैं, पंच महाभूत, इनके द्वारा मेरा शरीर प्रकट नहीं होता। जहां जैसी आवश्यकता होती है मैं उसके अनुसार प्रकट होता हूं। इसलिए तुमको पिछले जन्मों की पता नहीं है। मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, आज मैं उन सबको तुम्हें बताता हूं। और इस प्रकार उन्होंने योग की चर्चा वहां की। तो ये जो अध्याय 4 में स्टार्टिंग में ही जो करीबन 8-10 जो संस्कृत के श्लोक हैं, यदि आप उनको पढ़ेंगे ठीक से, हमारी बुक में इसमें भी दिए गए हैं, आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। तो इनमें बड़ा स्पष्ट रूप से ये सब समझाया गया है। तो इससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि योग की चर्चा जो है वो प्राचीन काल से, आदि पुरातन काल से ही चली आ रही है, और श्रीमद् भगवद गीता इसको बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक काल में योग किया जाता था। एक सेंटेंस आया पूर्व वैदिक काल में, तो हाँ, ये तो हम कह रहे हैं कि वैदिक काल में योग था, और यही कारण था कि उस समय के जो संत हुए, या महर्षि पतंजलि जो उस समय हुए, उन्होंने क्या किया, महर्षि पतंजलि ने जो योग की प्रथा थी, उन प्रथाओं को, इसके आशय संबंधित ज्ञान को, सब को संकलित किया। जहां जहां से उन्हें जो मिला सबको उन्होंने इकट्ठा किया, संकलित कर लिया। और संकलित करने के पश्चात उन्होंने योग को सूत्रों में बना करके, संस्कृत के सूत्रों में बना करके क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित करके, वेल ऑर्गेनाइज्ड और कूटबद्ध करके, यहां पे ये तीनों शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर देखिए, क्रमबद्ध किया यानी कि कहां क्या आना चाहिए, एक सीक्वेंस में लिया, फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड किया, वेल ऑर्गेनाइज्ड किया, सुव्यवस्थित किया,
और कूटबद्ध, कूटबद्ध कहते हैं कि एनक्रिप्टेड विशेष सांकेतिक भाषा का यूज किया, जिसको यानी कि तभी तो केवल 195 सूत्र उन्होंने लिखे, बनाए 195, और 195 सूत्रों में उन्होंने पूरे योग को एक छोटे से दर्शन में प्रस्तुत कर दिया, जिसका नाम मिला महर्षि पतंजल योग दर्शन। तो पतंजलि के बाद में और भी ऋषि हुए, और भी योगाचार्य हुए हैं, तो उन्होंने भी जो उनका अनुभव था, क्योंकि योग तो अनुभव का विषय है, योग आसानी से हम लोग ऐसे ही सोचें तो ऐसा नहीं है। अनुभव, जैसे जैसे आप योग अभ्यास करेंगे आपको एक अलग नया अनुभव होगा, उस अनुभव को आप एक्सप्लेन करें। इसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने जैसा जैसा उनका अनुभव रहा, उन्होंने अनेक अपनी प्रथाओं को साहित्य के माध्यम से योग का परिरक्षण किया, उसका विकास किया और उसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। तो ये आपको समझ आया, मुझे लगता है कि आप ठीक से समझ पाए होंगे। महर्षि पतंजलि के बाद में और भी कई अनेक ऋषि आए हैं। महर्षि पतंजलि ने तो अपना दिया ही दिया है, चाहे आप वशिष्ठ संहिता की बात करें, चाहे शिव संहिता की बात करें, या फिर स्वात्मा राम जी ने हठयोग प्रदीप का लिखा, और घेरंड संहिता घेरंड ऋषि जी ने लिखी। तो इस तरह से कई सारे योग के अलग अलग ग्रंथ हैं, तो सब ने अपना अपना एक अलग योगदान दिया है। इसके पश्चात और भी कुछ हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं योग के इतिहास में, यदि हम देखें सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता के अनेक जो जीवाश्म हैं, फॉसिल्स कहते हैं, जो वहाँ उस समय जीव जंतु किसी मिट्टी में, जल में कहीं भी परिरक्षित हो गए, जीवित ही दब गए, तो वो कहीं ना कहीं अवशेष के रूप में मिलते हैं। और उसमें क्या है, देवी माँ की मूर्तियाँ मिल गईं, या वहाँ की मोहरें मिली, या फिर कोई लैंगिक प्रतीक मिला, इस तरह की वो प्रतिमाएं मिली जिनमें यौगिक स्थिति पाई गई। यानी कि वो मुद्राएं उनकी जो मिली वो योगमय मिली। यानी कोई मुद्रा ऐसी मिली, उस मुद्रा में जैसे बैल पर एक योगी जी सवार, तो वो बैल का चित्र और योगी जी उसमें बैठे हुए हैं। इसी तरह से कोई योगी जी इस तरह से ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं, आंख बंद किए। तो ये मूर्तियां क्या संकेत करती हैं? इस सभ्यता में इस तरह की जो मौजूदगी मिली है वो ये बताती है कि इस सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता में अनेक लोग ऐसे होंगे जो योग करते होंगे, और उनके योग के उन्हीं चित्रों को ध्यान रखते हुए मूर्तियां बनाई गई, या इस तरह की चीजें बनाई गई, जो कि उस खुदाई के दौरान वो प्राप्त ही मिली हमें। इसी के साथ हमारी जो लोक परंपराएं हैं, वैदिक व उपनिषद की जो विरासत में हमें मिली हैं, बौद्ध और जैन परंपराओं में, दर्शनों में, वैष्णवों की आस्तिक परंपराओं में, तांत्रिक परंपराओं में, इनमें सभी में योग की मौजूदगी पाई गई है। तो ये हम कह सकते हैं इन सब में योग कहीं ना कहीं है। चाहे वो दर्शन की बात करें, चाहे हम अपनी विरासत में मिली हुई चीज़ों की बात करें, तो इन सब में जो है वो योग मिला है। ठीक है, मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मार्शल 1931 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। मार्शल ने अपनी एक पुस्तक लिखी। क्या पुस्तक लिखी?
दारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इस पुस्तक में उन्होंने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए वे उस काल में प्रचलित योग साधना का संकेत करते हैं। ये उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया। तो ये भी क्लियर हो रहा है कि योग जो है पहले से चला आ रहा है और इन सभ्यताओं के दौरान वो मौजूद था। आसन में बैठे पशुपति, आसन में बैठे पशुपति और ध्यानस्थ योगी की प्रतिमा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही पॉल ब्रंटन अपनी पुस्तक में लिखते हैं, पॉल ब्रंटन अपनी पुस्तक में, और पुस्तक का नाम है गुप्त भारत की खोज। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए, इनको आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो इनका जो राइटर है उसका नाम और उस राइटर ने कौन सी बुक लिखी उसका नाम, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की बात है। तो पॉल ब्रंटन की जो पुस्तक है, उन्होंने पुस्तक लिखी गुप्त भारत की खोज। उन्होंने पुस्तक लिखी गुप्त भारत की खोज। गुप्त भारत की खोज पुस्तक में उन्होंने अपने पुस्तक में उल्लेख किया कि हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले साधक आज भी योग साधनाओं में लीन हैं। यानी कि पॉल ब्रंटन ये कह रहे हैं अपनी पुस्तक के आधार पर कि हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर हम आसानी से सामान्य लोग नहीं पहुंच पाते, वहां पर यदि हम देखें तो आज भी बहुत सारे जो साधक हैं वो योग साधनाओं में लीन हैं, ऐसा पता चलता है। इसके पश्चात स्वामी राम, ये इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, स्वामी राम अपनी पुस्तक में लिखते हैं और पुस्तक का नाम है लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स। लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स। इस पुस्तक में स्वामी राम ने लिखा है कि इस तरह योग की पद्धतियों, जो कि योगमय लोग वास्तव में हिमालय में बैठे हुए हैं, उसमें विशेष रूप से योगी साधक हैं और उन्होंने विकासात्मक चर्चा उस पर की है। आप समझ सकते हैं कि वो बता रहे हैं वही सेम बात, वही जो पॉल ब्रंटन कह रहे हैं कि योग साधक हिमालय पे योग साधना कर रहे हैं, वही बात स्वामी राम भी अपनी पुस्तक में कंफर्म कर रहे हैं। तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। पॉल ब्रंटन की ये पुस्तक और स्वामी राम की ये पुस्तक, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो योग का इतिहास है वो बहुत पुराना है और मैं तो कहूँगा कि प्राचीन और पुरातन काल से ये चला आ रहा है। इस इतिहास के दौरान निश्चित रूप से बहुत सारे बीच बीच में परिवर्तन आए होंगे, सभ्यताएं बदली, लोग बदले, लेकिन योग अपनी जगह निरंतर चलता रहा। वो एक अलग बात है कि कभी कम हो गया, कभी विलुप्त हो गया, कभी प्रकट हो गया। जैसे कि अभी हम यदि अपने समय की बात करें तो 2 दशक तक योग के बारे में
बहुत कम लोग जानते थे, या जानते भी थे तो वो सीधा ये कहते थे कि अरे योग तो योगियों की चीज़ है, स्वामी महात्माओं के लिए है, हमारे लिए योग नहीं है। लेकिन वास्तविकता आज समझ आती है लोगों को कि जो लोग आज जिस जीवन को जी रहे हैं वो योग के द्वारा ही दिया गया जीवन है, जो हमारी संस्कृति में हमें मिला हुआ है। तो बहुत ही अच्छा ये योग का कार्यक्रम है, और हम निश्चित रूप से जब योग में जीवन जीते हैं तो कर्म करने की ललक हमारे अंदर होती है, कर्तव्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, ईमानदारी के साथ पालन करना, अहिंसा का पालन करना, और तमाम जो महान व्यक्तित्व वाले जो गुण हैं वो हमारे अंदर भी आने लगते हैं। तो ऐसा यदि हम व्यवहार में लाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं तो निश्चित रूप से आज हम अपने आप को बदलेंगे तो हमारे द्वारा ही हमारा परिवार, फिर समाज और ये राष्ट्र बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय हो रहा है, 5 बजने वाले हैं और घड़ी संकेत कर रही है कि समय की इजाज़त ली जाए आपसे। योग का इतिहास पर आज हमने चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि ये आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको कहा है कि आप इस कार्यक्रम को देखते हुए टोल फ्री नंबर पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो वो आप जानकारी ले सकते हैं। और कल के प्रोग्राम में हम आपके साथ यौगिक ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। तो उसमें फिर जो आज क्वेश्चन एक आया भी था घृण ऋषि के संदर्भ में, तो उस पर हम कल बात करेंगे आपसे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। जय हिंद, जय भारत।